दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में छठे चरण तक का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। आखिरी चरण यानी 7वें चरण की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, जहां 1 जून को मतदान होना है। बिहार में भी छठे चरण में चुनाव हुए। आज के एपिसोड में हम यह चर्चा करेंगे कि अब तक जो बिहार में चुनाव हुए हैं, खासकर पूर्णिया व सीवान में क्या खास रहा और आगे क्या होने वाला है। यहाँ की समीकरण कैसे करवट बदलने वाली है, या यूं कहें, एक तरफ जहां सीवान में सियासत का रंग क्या होगा, तो वहीं पूर्णिया की पॉलिटिक्स किस करवट जाएगी, इसको ले कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है। दोस्तों, चुनाव में जीत व हार दोनों अलग अलग पहलू हैं। कोई एक ही जीतता है और बाकी हारते हैं, लेकिन हार के बावजूद चर्चा में आना बड़ी बात होती है। दोस्तों, सीवान छठे चरण के चुनाव का सीवान व दूसरे चरण के चुनाव पूर्णिया की बात करें तो ये दोनों सीटें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही। भले ही यहाँ के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और 4 जून को गिनती के बाद यह साफ होगा कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया। लेकिन जिस तरह के हालात चुनाव के दौरान इन दोनों सीटों पर देखे गए थे, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। दोस्तों, सीवान की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम पूर्णिया चलेंगे। वहां की माहौल की भी चर्चा करेंगे कि वोटिंग के बाद किस तरह का माहौल है और क्या वहां से बातें छन कर आ रही है। दोस्तों, सीवान संसदीय क्षेत्र शुरू से ही अपना एक अलग पहचान रखता रहा है। चाहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, यानी आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं के थे। महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरुल्लाह की भी यह धरती रही है। बाद में शहाबुद्दीन का यहाँ सिक्का चला और अभी के समय में हैना साहब यहाँ निर्दलीय मैदान में थी और उनका चुनाव की टेम्पू था। दोस्तों, अगर हैना साहब चुनाव जीत जाती हैं, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है और जो समीकरण यहाँ बने हैं, उस पर भरोसा करें, उनकी माने। अगर हैना साहब जीत जाती हैं तो एक रिकॉर्ड फिर से कायम हो जाएगा। आपको बता दूं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ वर्ष 2009 में ओम प्रकाश यादव ने जीत हासिल की थी।
ठीक है। अब उसके बाद 2024 के चुनाव में हेना निर्दलीय है। बीच के चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। और निर्दलीय मैदान में चुनाव लड़ने की जितनी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई है या अब भी हो रही है, उतना राजद से लड़ने की चर्चा नहीं हुई थी। अब क्यों हो रही है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनकी चर्चा, और क्यों सियासी समीकरण यहां टूटते नजर आए हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हेना साहब इस चुनाव को जीत लेती हैं तो एक रिकॉर्ड तो बनेगा ही। उसके अलावा एक बात आप नोट कर लीजिए, अपने को माई समीकरण यानी MY समीकरण जोड़कर चलने वाली आरजेडी का क्या होगा, इसका भी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आरजेडी कहती है कि MY उसका समीकरण है, अब M तो गायब हो गया, ये क्लियर है। मुस्लिम तो गायब हो गए हैं, हेना के साथ चले गए हैं, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर टेम्पू दिल्ली पहुंच जाता है हेना का, तो एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार उठ रहा है कि इसके बाद यहां आरजेडी का क्या होगा। और यही नहीं, इसके आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी इसका काफी असर दिखेगा और राजद को काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, और अगर निर्दलीय के रूप में हेना साहब अपनी एक अलग छाप छोड़कर दिल्ली की सदन में पहुंचती हैं, तो आप मान लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सहित अन्य पार्टियों को भी बड़ी चुनौती मिलेगी, खासकर मुस्लिम वोटरों के सवाल पर। आपको बता दूं कि इस सीट से दो दिग्गज मैदान में हैं, अवध बिहारी चौधरी व विजय लक्ष्मी भी हैं जेडीयू की तरफ से, और आरजेडी के अवध बिहारी है। इन तमाम राजनीतिक दलों को पछाड़ते हुए आगे निकलना, ये तो रिकॉर्ड बनेगा ही सिवान की धरती पर एक बार फिर, लेकिन सियासी रंग भी बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं पूर्णिया। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में संपन्न हो गया। यहां के भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। पूर्णिया से पप्पू यादव, राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में थे। उन्हें शुरुआती दौर में पूरा यकीन था कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। कारण भी आप समझ सकते हैं कि अपने जनाधिकार पार्टी को उन्होंने कांग्रेस में विलय किया और ये कहते रहे कि राहुल व प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लालू यादव की कूटनीति यहाँ काम आई और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई और बीमा भारती राजद की उम्मीदवार बनी। तो वहीं जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा
मैदान में थे। दोस्तों, जिस तरह के हालात दिखे, जिस तरह के समीकरण, आरजेडी का जो दावा रहा है कि माई समीकरण उनके हैं, लेकिन इस चुनाव में टूटता दिखा, वह बहुत कुछ कह गए। खुद तेजस्वी यादव भी यहाँ 2 बार पहुंचे और कई दिनों तक अपने विधायकों को भी यहाँ कैंप कराए, लेकिन उनकी एक नहीं चली और अंत में उन्होंने एक बयान भी चुनावी प्रचार के दौरान बोल दिया कि अगर मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो एनडीए को दे दीजिए, जिसको लेकर उनकी काफी किलकिरी भी हुई थी और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ गए थे। दोस्तों, पप्पू यादव के साथ जिस तरह से तमाम जाति व धर्म के लोग दिख रहे थे और जो भीड़ दिख रही थी, उससे तो ये एक बात स्पष्ट समझ में आ रहा था कि पप्पू हारे या जीते, लेकिन इस सीट की पहचान, इस सीट की चर्चा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि यहाँ तमाम समीकरण टूटते नजर आए। खासकर आरजेडी का माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आया। दोस्तों, अगर पप्पू चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ की भी सियासत एक अलग रूप में देखेगी। यहाँ की सियासी फिजा भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, आप खुद इसका आकलन लगा सकते हैं। जिस तरह से आरजेडी यहाँ भी माई वोटरों को, मुस्लिम व जादू वोटरों को अपना वोट समझती रही और अंत तक उस पर अपना एक छत्र राज करने की बात करती रही, जो नहीं हो पाया, तो उस चुनाव में जब तेजस्वी की बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा, इसका आकलन आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन इतना बात तो तय है कि यहाँ की सियासत, यहाँ की समीकरण अपने मिजाज से काम करेगी और उन राजनीतिक दलों को भी सबक यहाँ की जनता आगे सिखाएगी कि हम जिसे चाहेंगे उसे ही वोट देंगे और आपके कहने के अनुसार नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।